हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए कोशिका से संबंधित और आज यह जो वीडियो है यह आपका फिनिश वीडियो होने जा रहा है, यानी कोशिका का यह आज लास्ट वीडियो है। इसलिए दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो जो इससे रिलेटेड है, जो आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर डायरेक्ट इसे देख सकते हैं। सारी चीज़ में एक स्टेप बाय स्टेप NCERT के माध्यम से समझाया गया है और कहीं भी आपको कोई दिक्कतें समझने में नहीं होगी। यदि कोई दिक्कतें होती है तो आप कमेंट करें, और यदि इस प्रकार का PDF हो गया या किसी प्रकार का मटेरियल हो गया, यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम का चैनल बना दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है हमने। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे, और वहाँ से आप हमसे चैटिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, कहता है अब हम लोग जो आज का वीडियो देखने वाले हैं वह है कोशिका विभाजन। ठीक है, तो कोशिका, इसको सेल डिवीजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन जो हुआ, एक कोशिकीय अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई संतति कोशिका को बनाती है। जैसे इसमें एक जो कोशिका होगी, यह जो एक कोशिका है यह अपने आप में विभाजित करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक कोशिका है। एक कोशिका जब ये देखिए दो भाग में विभाजित होने की कोशिश कर रही है, फिर आगे जाकर क्या होती है, यह दो भाग में विभाजित हो जाती है। 2 से 4, 4 से 8, यानी कि यह गुणज के रूप में आगे बढ़ती रहती है। तो आप कह सकते हैं कि एक कोशिका अपने आप को इस तरह विभाजित करती है कि उससे बहुत सारी नई कोशिका यानी अनेकों नई कोशिका का जन्म होती है। इसी को कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन कहा जाता है। अब बात यह आती है कि कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, क्योंकि कोशिका विभाजन किसी न किसी कारण तो होगा कि जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले है वह वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोशिका जो होता है विभाजन करती है। और दूसरा, प्रजनन करने के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है। ठीक है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाओ ने देखा था। ठीक है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बिरचाओ ने देखा। कब देखा? 1855 में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, यानी कि पहले से जो कोशिका मौजूद है उसी से नई कोशिका का निर्माण होगा। तो पुराने कोशिका जो होगा उसे हम लोग पेरेंट सेल कहते हैं, यानी कि मातृ कोशिका कहते हैं, यानी माता पिता कहते हैं। और उससे जो नई कोशिका का निर्माण होगा उसे डॉटर सेल कहते हैं, उसे संतति कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंट सेल जो है पहले एक है और यह दो भाग में विभाजित हो गया, तो ये हो गया डॉटर सेल। ठीक है, इससे दो विभाजित होगा तो ये हो जाएगा पेरेंट और इसका दो हो जाएगा डॉटर हो जाएगा, यानी कि यह जो है इसे गुणज के रूप में आगे की तरफ बढ़ते रहेगी। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, हमेशा याद रखिएगा। कोशिका विभाजन जब भी होगा 3 प्रकार से होगा। एक असूत्री विभाजन होता है, दूसरा समसूत्री और तीसरा अर्धसूत्री। असूत्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो एमिटोसिस कहते हैं। दूसरा समसूत्री को माइटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस कहते हैं। इन तीनों को आप याद रखिएगा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होगा, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन यह हमेशा प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, और प्रोकैरियोटिक जीव में कौन होता है? जैसे जीवाणु हो जाते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक में मानव हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन इसे हम लोग कहते हैं। सूत्री विभाजन कहिए या समसूत्री विभाजन कहिए, तो यह हमेशा कायिक कोशिका में होगा, और अर्धसूत्री विभाजन जो होगा वह जनन कोशिका में होगा। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। असूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं से होता है। जब भी असूत्री विभाजन की बात होगा तो वह अविकसित जो कोशिका जो विभाजन हुआ है, जो कोशिका अविकसित है उसी से इसका निर्माण होगा। जैसे जीवाणु हो गया, हम क्या बताते हैं कि यह प्रोकैरियोटिक में आते हैं, इसमें जीवाणु हो गया, नीला हर्ष शैवाल हो गया, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, अमीबा हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ये सभी असूत्री यानी कि एमिटोसिस के अंतर्गत आते हैं। इसमें केंद्रक पहले लंबा हो जाता है, फिर सीधा 2 भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक में पहुंचता है। समसूत्री विभाजन जिसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस।
समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले देखा था जर्मनी के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने। इसका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो समसूत्री विभाजन जो है यह आपको कोशिका विभाजन का अंतर्गत आता है। तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले बिरचाओ ने देखा था, और समसूत्री विभाजन को सबसे पहले जो देखा था उसका नाम था फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग, जो 1879 ईस्वी में देखा था। इन्होंने 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन को कौन पढ़ा, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने पढ़ा, और समसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइटोसिस। इन्होंने ही सबसे पहले यह नाम दिया था। यह कोशिका कायी कोशिका यानी कि सोमेटिक सेल में होती है। जब भी समसूत्री विभाजन होगा तो कायी कोशिका में होगा। इसका कार्य क्या है, समसूत्री विभाजन को यह घाव भरने का कार्य करता है। जैसे हम लोगों को घाव हो गया, कट फट गया, तो उसको जो रिकवर करने का काम करेगा वह समसूत्री के द्वारा ही होगा। यह कटे फटे अंगों के भी मरम्मत करती है। इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल से दो पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल का निर्माण होता है। जैसे हम बताए थे कि यहाँ पर एक कोशिका था, इससे फिर दूसरा कोशिका बना, यानी कि यह मातृ कोशिका था और ये सब डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका है। ठीक है, यह संतति कोशिका इसको हम लोग कहते हैं। तो प्रत्येक क्रिया में मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। ठीक है, जब इसे दो भागों में बांटा गया, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे हम दो भाग में बांटे थे। ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया। अब कहने का मतलब जब दो भाग में ये बांटा गया, तो जब इसके पास, जब पेरेंट के पास 46 है, तो इन दोनों के पास भी कितना होगा, 46 ही होगा। ठीक है, ये चीज को आपको पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया है। समसूत्री विभाजन की दो अवस्था पूरा होती है, इसे हमेशा याद रखिएगा। पहला अंतरावस्था जिसको इंटरफेज कहते हैं, दूसरा सूत्री अवस्था जिसको माइटोसिस फेज कहते हैं। अंतरावस्था जो है, अंतरावस्था के अंतर्गत कौन आएगा, तो कोशिका विभाजन की तैयारी होगी। सबसे पहले कोशिका विभाजन की तैयारी कहाँ होगी, अंतरावस्था में होगी, इंटरफेज में होगी, और सबसे बड़ी अवस्था होगी, यह जो होगी सबसे बड़ी अवस्था होगी, और इसमें जो है कुल समय का 95% लगता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आता है सूत्री अवस्था। सूत्री अवस्था में है क्या, तो सूत्री अवस्था जो है यह माइटोसिस कहते हैं। तो ये इसको भी दो भाग में बांटा गया है, एक पहले वाला और एक बाद वाला। पहले वाला केंद्रक जो होता है यह केंद्रक विभाजन होता है। ठीक है, केंद्रक विभाजन होगा, जैसे में प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, और एक इसमें छूट गया है वह टेलोफेज होता है, याद रखिएगा, टेलोफेज। ठीक है, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, यह पहले वाला में होता है। लेकिन बाद में जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्र 46 होते हैं, जो आगे पेरेंट सेल में 46 होते हैं, तो आगे जाके डॉटर सेल में 46 दो भागों में बट जाते हैं। केंद्रक विभाजन 4 चरण में हमेशा होते हैं, जो अभी तुरंत हम उसका नाम लिए हैं। जैसे में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, यही पीछे छूट गया था। ठीक है, टेलोफेज। तो इसमें एक केंद्रक से आप देख सकते हैं, एक केंद्रक से इसमें एक केंद्रक के अंदर ही दो संतति का निर्माण हो रहा है। और मान लीजिए यदि इसके पास 46 गुणसूत्र है, तो इसके जो डॉटर सेल है तो इसके पास भी कितने होंगे, तो 46 ही होंगे। तो मदर सेल जो होते हैं वह दो भाग में बंटकर दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। अब आता है पूर्वावस्था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रोफेज कहते हैं। जैसे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है प्रोफेज, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, तो पूर्वावस्था कहेंगे। ठीक है, प्रोफेज करने का मतलब पूर्वावस्था होगा। तो पूर्वावस्था जो होता है ये कोशिका का वास्तविक विभाजन शुरुआत होती है, यानी कि प्रोफेज करने का मतलब यह कोशिका विभाजन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेज का पिक्चर भी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यह शुरुआती चरण है। मेटाफेज जो है शुरुआती चरण के अगला चरण है। एनाफेज है यह शुरुआती चरण का जो सबसे अगला फेज है, और टेलोफेज जो है यह पूरा विभाजन हो जाता है। तो अब इसमें कहा गया है कि इसमें क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देगा, यानी एक साथ दिखाई देगा बहुत सारा। इस अवस्था में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। इसमें तारकाय दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगता है। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी में हम एक दिन बताए थे कि यह पृथ्वी है,
और इसमें 2 ध्रुव होंगे। ये क्या हो गया? हाँ हाँ, फिर से देखिए, ये जो है ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसमें ये जो होंगे 2 ध्रुव होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। अब इसमें जो कहा गया है कि तारकाय जो है ये दोनों ध्रुवों की ओर जाता है, यानी कि इधर की तरफ भी जाएगा, ठीक है, और नीचे की तरफ भी आएगा, यह तारकाय आएगा। और तारकाय की खोज किसने किया था? तो उसका नाम था बोवेरी, इसे याद रखिएगा, तारकाय की खोज बोवेरी ने किया था। अब है पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। तो एनाफेज होता है यह तुर्क रूपी जो होती है, ठीक है, स्पैंडल इसको हम लोग कहते हैं फाइबर्स, तुर्क तंतु होते हैं। तो तुर्क तंतु क्रोमोसोम को दोनों ध्रुव की ओर खींच लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, फिर से बनाते हैं, ये पृथ्वी है और ऊपर वाला को हम बताते हैं नॉर्थ सेल है और ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो तारकाय किधर की तरफ जाएगी? तो यह दोनों ध्रुव की तरफ जाएगी, ठीक है, ये दोनों ध्रुव की जा रही है। लेकिन इसको जो इधर से चंबुक की तरह जो खींच रहा है, चंबुक की तरह जो खींचता है, ठीक है, जो इधर ध्रुव की ओर खींच रहा है अपनी ओर, अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तुर्क रूप तंतु कहेंगे। तुर्क रूप तंतु क्या होगा? तो यह क्रोमोसोम को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अंत्यावस्था जिसको हम लोग टेलोफेज कहते हैं। तो इसमें कहता है गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर एकत्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चरण दिखाया गया है, यह पहला जो था यह आपको जहाँ पर एक झुंड में था, दूसरा जो था से दोनों ध्रुव की तरफ जा रहे थे और उसको तारकाय जो था से क्या कर रहा था? उसको अपनी तरफ खींच रहा था। तीसरा जो एनाफेज जो हम लोग देख रहे हैं, तो एनाफेज में क्या था? यह दोनों ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन टेलोफेज में क्या होता है कि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों जगह अपना अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, ठीक है, और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कोशिका विभाजन, यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। कोशिका विभाजन जब भी होगी तो समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होगी। इस अवस्था में कोशिका द्रव 2 भागों में विभाजित हो जाता है, यानी 2 खुंडी में बट जाएगा। कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव जो होता है कितने खंडों में? 2 खंडों में विभक्त होता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि इसमें जो होता है यह पूर्ण रूप से ये दोनों जो सटे हुए हैं ये दोनों पूर्ण रूप से अलग अलग स्वतंत्र हो जाते हैं और ये दोनों एक नई कोशिका के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि पेरेंट से क्या बन गया? यह डॉटर सेल में आ गया। अर्धसूत्री विभाजन, अब इसमें कहता है अर्धसूत्री विभाजन में फार्मर और मुर्रे, फार्मर जो था और मुर्रे जो था वैज्ञानिक है। 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था, ठीक है। तो 1905 में फार्मर और मुर्रे ने क्या किया? तो कोशिका के अर्ध विभाजन का नाम दिया था। अर्ध विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन कौन किया था? बीजमैन किया था। लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में दिया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिका यानी कि स्पर्म एंड ओवम इसको कहते हैं, ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु में हमेशा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसे पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका यानी मदर सेल में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी रह जाती है। जैसे मान लीजिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, जिसे हम लोग 2n के नाम जानते हैं। तो जब उसको n हम लोग बनाते हैं तो n बनाने का मतलब क्या हो गया? वह 23-23 में बट जाएगा और वही कोशिका जब आगे बढ़ेगा तो वो भी 23-23 में ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पूरा गुणसूत्र, जैसे पहला देख सकते हैं 46 है, 46 को 2 भाग में बांटे तो 23-23 बट गया, यानी कि 2 पेयर हो गया, ये 23 जोड़ा। अब ये जो हो गया सेल हो गया, और जब भी सेल होगा मातृ कोशिका की तरह होगा, तो इसको 2 भाग में बांटे तो यही गुण जो है से ये दोनों में आ गया, तो 23-23 ये सभी n बन गए हैं, ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होती है यह 2 प्रकार की होती है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में जैसे प्रोफेज 1 था तो प्रोफेज 1 को लेप्टोटीन कहेंगे, मेटाफेज 1 को कहेंगे जाइगोटीन कहेंगे, एनाफेज 1 को पैकिटीन कहेंगे और टेलोफेज 1 को डिप्लोटीन कहेंगे, ठीक है, और डाइकोनोसिस कहेंगे, जो किसका भाग है? यह सभी प्रोफेज का भाग है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सभी प्रोफेज का भाग है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन के समान ही होती है। ये जो आप जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन
और डाइकाइनेसिस जो पढ़े हैं, यह आपको किसका है, यह आपको प्रोफेज का जो है, यह प्रोफेज का ही भाग है। अर्धसूत्री विभाजन 2 यानी मियोसिस 2 में देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है, जिसमें एक जनक कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक पुत्री कोशिका जो किसका 4 गो का निर्माण करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 गो 1 2 3 4 23 गो है, यानी कि 4 गो कोशिका का यह निर्माण किया है। जाइगोटीन, क्योंकि अब यहाँ पर हमको लोगों को देखना पड़ेगा, जैसे में एक लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगोटीन, डिप्लोटीन सब पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या होते हैं, समजात गुणसूत्र जोड़े होते हैं, यानी युग्म होता है। तो यह क्या करेंगे, समजात गुणसूत्र जोड़े बना लेते हैं, यानी युग्म होते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। जब समजात गुणसूत्र एक जोड़ा बना लेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिनेप्सिस हम लोग कहेंगे। आगे जब आपको, जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है आपको सेंट्रोसोम है और यहाँ पर लेप्टोटीन का बात चल रहा है। तो ये सभी स्वतंत्र रूप से अभी इधर इधर घूम रहे हैं, ये सभी घूम रहे हैं, लेकिन आगे जाकर जब एक दूसरे से ये बंध के रूप में, हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जुड़ते हैं, ठीक है, तो यही जाके आपको ये टेंडेड जो है, यही क्या बन जाता है, आपको डीएनए का निर्माण करने लगता है। ये कॉम्प्लेक्स में होता है। पैकेटिन, गुणसूत्रों के युग्म की प्रक्रिया पूरी हो जाने और समजात गुणसूत्रों के मध्य जिन विनिमय होता है उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। जिन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में अनुवांशिक यानी जेनेटिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे अनुवांशिक विविधता बढ़ती जाती है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन है क्या, तो यह समजात गुणसूत्र को अलग होने लगते हैं, जब अलग होगा तो डिप्लोटीन होगा, ठीक है। डाइकाइनेसिस, ये जो है समसूत्री गुणसूत्र को अलग अलग हो जाते हैं तथा तुर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। यह तुर्क तंतु का निर्माण शुरू करेगा। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है, यह भोजन को जरूरी है। एक में कहता है इसमें कि यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जब भी समसूत्री विभाजन होगा किसमें, तो कायिक कोशिका में। वैसे याद नहीं रहेगा तो हम याद करने का एक तरीका बताते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। जैसे में देखिएगा, ये जो मनुष्य का, जैसे में ये आप देखे होंगे, ये आपको जो होते हैं, यह कलेजा का हड्डी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिब्स बोन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कहता है कि समसूत्री विभाजन जब भी होगा, ठीक है, तो कायिक में होगा। तो एक हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में काया, ठीक है। तो एक इधर से है और एक इधर से है, तो दोनों समान है, इसीलिए इसको तो क्या नाम दिया है, काया। यानी कि इसको कायिक कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। और यह विभाजन जनक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा, जनन कोशिका में होगा। दूसरा, समसूत्री विभाजन में कम समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगने वाला है। और कोई बच्चा है, थोड़े ना जे माने 1 से 2 दिन में जन्म ले लेगा, उसको जन्म लेने के लिए भी 9 महीना समय लगता है, यानी कि समय ज़्यादा लगता है उसमें, ठीक है। 3 में, समसूत्री विभाजन में इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका 2 कोशिका से बनेगा। एक कोशिका से कई गो, 2 गो, लेकिन जब इसमें होगा एक कोशिका से कितने बनेगा, 4 बनेगा। संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती है, जो समसूत्री में होती है, लेकिन समसूत्री कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता इसमें होगी। 5 में, इसमें गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, यानी क्रॉसिंग ओवर समसूत्री विभाजन में कभी नहीं होगा, लेकिन गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है। तो दोस्तों, आज आपका पूरा फाइनली सेल का वीडियो समाप्त हो चुका है। अगला वीडियो क्या होने वाला है, यह आपको जब PDF आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक बार और फिर से आप लोग इसे देखकर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो हो सकता है तो कुछ नए टॉपिक पर लेकर आएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।